नमस्कार फ्रेंड्स, आज स्वागत है आपका सीआरपीसी के अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग कंप्लेंट की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां पे जुडिशरी के एग्जाम में और लॉ एकेडमिक एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। तो इस कंप्लेंट को समझने के लिए इसकी डेफिनेशंस क्या हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, हमने इस कंप्लेंट की डेफिनेशन को ब्रेक करके आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे कि आपको ना ये पिक्चर रहेगी आपके माइंड में और इसके इंग्रेडिएंट हमेशा याद रहेंगे और यहां से जो क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चंस को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, और प्रैक्टिकल में भी ये समझने के लिए कि कंप्लेंट क्या होती है उसके लिए लिहाज से भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, इसकी डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज डी सीआरपीसी में। हेडिंग है कंप्लेंट, और उसका जो मीनिंग दिया गया है बुक में, वो कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मजिस्ट्रेट with a view to take action in this code against any person known or unknown has committed an offense। ये कुछ लंबी सी एक डेफिनेशन आपको मिलेगी एक्ट में, जहां पे बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक किया है। तो आप सबसे पहले बीच में एलिगेशंस लिख लें। ये मेन इंपॉर्टेंट यहां से शुरुआत होने वाला सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एनी एलिगेशन। कोई भी एलिगेशन लगाया जा रहा है। अब मोड क्या होगा एलिगेशन का? एलिगेशन लगाने के क्या क्या मोड हो सकते हैं? वो ओरली भी लगाया जा सकता है, मौखिक रूप से भी लगाया जा सकता है, और इन राइटिंग भी लगाया जा सकता है, लिखित रूप में भी लगाया जा सकता है। ये एलिगेशन मौखिक रूप से या लिखित रूप से किसको लगाया जाएगा, किसके सामने पेश किया जाएगा ये एलिगेशन? तो नंबर 2 इंग्रेडिएंट मजिस्ट्रेट साहब को। ध्यान रखना, वर्ड यूज कर रहा हूं, मजिस्ट्रेट साहब को ये एलिगेशन किए जाएंगे, या तो मौखिक रूप से या राइटिंग में। नंबर तीसरी बात, किस लिए किए जाएंगे? नंबर तीसरी बात, किस लिए किए जाएंगे? विद प्रेयर टू टेक एक्शन अंडर दिस कोड। उसमें प्रेयर की जाएगी लास्ट में कि इस कोड, दिस कोड मींस सीआरपीसी, इसके अंतर्गत आप एक्शन, सुटेबल एक्शन लें। मजिस्ट्रेट साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी। अब किसके अगेंस्ट लें? अगेंस्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन के अगेंस्ट हो सकता है। ये जो प्रेयर है कि किसी भी पर्सन के अगेंस्ट, वो पर्सन नोन हो सकता है, जानकार हो सकता है, या अननोन हो सकता है, कोई पता ही नहीं है उसका किस पर्सन ने ये ऑफेंस किया है, किस पर्सन के अगेंस्ट एलिगेशन है। अननोन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं, नोन के अगेंस्ट भी हो सकते हैं। और क्या एलिगेशन होंगे? एलिगेशन होंगे क्या? कि ये नोन पर्सन या अननोन पर्सन हैज कमिटेड एन ऑफेंस, कि इस नोन या अननोन पर्सन ने कोई एक अपराध किया है। ये बातें अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में आ जाती हैं तो वो डॉक्यूमेंट कंप्लेंट कहलाएगा। ये बात कहती है सेक्शन 2 डी सीआरपीसी। तो यहां से कुछ क्वेश्चन बनेंगे, मैं उनको 1 बाय 1 डिस्कस करता हूं। तो पहली बात हमने कही थी कि एलिगेशंस मेड ओरली और इन राइटिंग। तो इसका मतलब यह है कि लिखित, मौखिक रूप से भी लगाए जा सकते हैं एलिगेशन, लिखित रूप से भी लगाए जा सकते हैं। तो मैं अगर ये कहूं कि इस सीआरपीसी में इस पोर्शन को हटा दें कि इन राइटिंग वाले को, तो क्या ये कंप्लीट हो जाता है? कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर हमें कंपल्सरीली राइटिंग में ही देनी पड़ेगी कंप्लेंट। तो यस दोस्तों, कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे ओरली, लिखित, मौखिक रूप से एलिगेशन नहीं लगा सकते मजिस्ट्रेट साहब के सामने, वहां आपको रिटन में ही कंप्लेंट देनी पड़ेगी। तो वो प्रोविजंस आप देख लेना, सीआरपीसी की सेक्शन 195 से लेकर 199 तक दिए गए हैं। और दूसरी बात, उसमें 195 से आगे जब पढ़ेंगे तो उन सेक्शंस के अंदर कुछ प्रोविजंस लिखे हैं, तो उन प्रोविजन में लिखा हुआ है कि इन राइटिंग ये कंप्लेंट देनी पड़ेगी, वहां पे ओरल कंप्लेंट से काम नहीं चलेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि क्या केवल और केवल मजिस्ट्रेट साहब को ही की जा सकती है कंप्लेंट, सेशन कोर्ट को नहीं की जा सकती? तो जवाब ये आएगा नहीं, सेशन कोर्ट को, किसी और कोर्ट को ये कंप्लेंट नहीं की जा सकती। यानी अगर कोई भी पिटीशन, कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट, चाहे ये सारी बातें उसमें लिखी हुई हैं
और वो मजिस्ट्रेट साहब को ना करके किसी और कोर्ट को कर दी गई है, तो क्या वो डॉक्यूमेंट कंप्लेंट कहलाएगा? नहीं, वो डॉक्यूमेंट कंप्लेंट नहीं कहलाएगा। तो जवाब है केवल और केवल ओनली एंड ओनली टू दिस डॉक्यूमेंट शुड बी एड्रेस्ड टू ओनली मजिस्ट्रेट साहब, किसी और के लिए नहीं होना चाहिए। पुलिस के लिए अगर एड्रेस कर दें यही सारी बातें लिख के, तो क्या वो डॉक्यूमेंट कंप्लेंट हो जाएगा? नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट जो एड्रेस्ड है मजिस्ट्रेट साहब के लिए वही केवल कंप्लेंट की कैटेगरी में आ सकता है। अब अगली बात आती है कि उसमें प्रेयर की गई है कि आप एक्शन लें इस कोड के अंदर। दिस कोड मींस सीआरपीसी। तो ये जान लें आपके वो क्या क्या एक्शन बनते हैं जहां से शुरुआत होती है। तो वो 190 में कॉग्निजेंस ले लें, ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जी आप ये अपराध हुए हैं, इनका आप कॉग्निजेंस लें। 200 की कार्रवाई करें, कंप्लेनेंट को एग्जामिन कर लें। 202 में आप इंक्वायरी कर लें, इन्वेस्टिगेशन कर लें। 204 सीआरपीसी में आप एक्यूज को सम्मन करके नोट वारंट करके बुला लें उसको। तो इन सब प्रेयर के साथ, इनमें से कोई भी प्रेयर के साथ जब ये डॉक्यूमेंट मजिस्ट्रेट साहब के सामने जाएगा तभी वो डॉक्यूमेंट कंप्लेंट कहलाएगा। अगली बात कि ये एलिगेशन किसी पर्सन के अगेंस्ट होना चाहिए। तो दोस्तों इससे पहले मैं आगे बढ़ूं एक बात और बताऊंगा, जितने भी वर्ड यहां पे यूज हो रहे हैं जिनकी डेफिनेशन आपको पता है सीआरपीसी में दी गई है, उन वर्ड्स का मीनिंग केवल वही निकालें। तो जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं कि किसी पर्सन के अगेंस्ट होनी चाहिए ये कंप्लेंट, तो पर्सन कौन होगा? पर्सन कौन होगा? कहां है इसकी डेफिनेशन? तो सीआरपीसी में तो दी नहीं गई पर्सन की डेफिनेशन, तो फिर हम कहां से पता लगाएंगे? देखो सेक्शन 2 जब मैंने पढ़ाया था तो वहां पे उसकी क्लॉज थी एक वाई। सेक्शन 2 क्लॉज वाई यही कहती है कि अगर कोई वर्ड इस एक्ट में यूज हुआ है, सीआरपीसी में कोई वर्ड यूज हुआ है और उसकी डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दी गई है और उसकी डेफिनेशन आईपीसी में दी गई है, तो ऐसे वर्ड का मीनिंग फिर हम आईपीसी से ही निकालेंगे। तो यहां पर्सन की डेफिनेशन सीआरपीसी में नहीं दी गई लेकिन आईपीसी में दी गई है सेक्शन 11 में, सेक्शन 11 आईपीसी। तो इस पर्सन का मीनिंग वहां से आप निकाल लेंगे। वहां पे इंक्लूसिव डेफिनेशन दी गई है जहां पे बताया गया है कि इस पर्सन में कंपनी इंक्लूड है, कोई भी एसोसिएशन इंक्लूड है, कोई भी बॉडी ऑफ पर्संस इंक्लूड है। जब हम आईपीसी पढ़ाएंगे तो इसको और डिटेल में बताएंगे। तो इस पर्सन में ये कंपनी भी इंक्लूड है। क्वेश्चन आए क्या ये कंप्लेंट किसी कंपनी के अगेंस्ट हो सकती है? तो जवाब होगा आपका यस। जवाब पूछे कि इसके पीछे क्या ग्राउंड से क्यों हो सकती है, क्योंकि कोई भी एलिगेशन अगेंस्ट पर्सन होना चाहिए और पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 11 आईपीसी के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो उसमें कंपनी भी इन्वॉल्व है, तो इसलिए कंपनी के अगेंस्ट भी ये कंप्लेंट हो सकती है। अब वो पर्सन नोन हो या अननोन हो, जानकार हो, आपको पता हो कि ये इस पर्सन ने ऑफेंस किया है या आपको पता नहीं है, तो दोनों ही के अगेंस्ट कर सकते हैं। अगली बात आती है कि ये बोला जाएगा उस कंप्लेंट में कि इस नोन या अननोन पर्सन ने कोई अपराध किया है, कोई ऑफेंस कमिट किया है। तो मैं अब आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि क्या ये कंप्लेंट कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध के लिए हो सकती है या नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय अपराध के लिए भी हो सकती है? तो इसका जवाब आपको यही मिल जाएगा कि वर्ड यूज हुआ है एन ऑफेंस। क्या यहां कैटेगराइज किया गया है इस ऑफेंस को? नहीं। इसका मतलब इस ऑफेंस में ऑफेंस की डेफिनेशन आपको यहां पे मिल जाएगी सीआरपीसी में, और उसमें ऑफेंस का मतलब है चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो। तो कंप्लेंट दोनों ही केस में हो सकती है, आपको जवाब यहीं से मिल जाता है। अब इतनी सारी बातों के अलावा क्या कोई इसमें एक्सेप्शन है? मैं पहले ही बता चुका हूं दोस्तों, जब तक लॉ में एक्सेप्शन ना हो तब तक लॉ आनंद ही नहीं आता उसमें। तो क्या इस कंप्लेंट के रिगार्डिंग भी कोई एक्सेप्शन है? यस, एक एक्सेप्शन है। जिस एक्सेप्शन में यह कहा गया है कि एक्सेप्ट पुलिस रिपोर्ट, जब ये पूरी लैंग्वेज आप पढ़ लेंगे तो लास्ट में लिखा मिलेगा आपको एक्सेप्ट पुलिस रिपोर्ट। इसका मतलब पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट की डेफिनेशन भी सीआरपीसी में दी गई है और कहा गया है जो 173 में रिपोर्ट बनती है वो पुलिस रिपोर्ट कहलाती है। उसके अलावा क्यों दोस्तों, देखो ये वर्ड लिखने की क्या जरूरत पड़ी यहां पे एक्सेप्ट पुलिस रिपोर्ट? क्योंकि उस पुलिस रिपोर्ट को जब आप देखोगे पढ़ोगे तो इस कंप्लेंट के सारे इंग्रेडिएंट उसमें मौजूद होते हैं। एलिगेशन होता है उसमें, वो राइटिंग में होती है, मजिस्ट्रेट साहब को एड्रेस होती है, उसमें प्रेयर भी होती है कि इस एक्यूज के खिलाफ आप एक्शन लें, और इस कोड के अंदर ही एक्शन लेने की प्रेयर होती है। 190 में आप कॉग्निजेंस लें। पर्सन
जिसके अगेंस्ट ये पुलिस रिपोर्ट दी जा रही है वो या तो नोन होता है या अननोन होता है, और यही लिखा जाता है कि इन दोनों पर्सन में से किसी ना किसी ऑफेंस ने किसी पर्सन ने ये वाला एक ऑफेंस किया है। तो कंप्लेंट के सारे इंग्रेडिएंट एक पुलिस रिपोर्ट में होते हैं। अगर ये एक्सेप्शन यहां नहीं दिया गया होता तो पुलिस रिपोर्ट भी कंप्लेंट की कैटेगरी में आ जाती। इसीलिए यहां बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में लिख दिया गया है कि एक्सेप्ट पुलिस रिपोर्ट, इट मींस पुलिस रिपोर्ट सारे इंग्रेडिएंट मौजूद होने के बावजूद भी कंप्लेंट की कैटेगरी में नहीं आएगी। तो अब एक और मजेदार बात, मैंने पहले भी बताया कि कंप्लेंट का एक्सेप्शन हो गया पुलिस रिपोर्ट, तो क्या इस पुलिस रिपोर्ट के कंप्लेंट होने का भी कोई एक्सेप्शन है? यस, इसके इस एक्सेप्शन के अंदर एक और एक्सेप्शन है, और वो ये कहता है 2D में ही लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। वो ये कहता है कि अगर किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पुलिस ने एक कॉग्निजेबल ऑफेंस मानते हुए एक एफआईआर दर्ज कर ली, इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पाया कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है या असंज्ञेय अपराध है ये तो उसकी जो रिपोर्ट बनाएगी पुलिस, उस रिपोर्ट को कंप्लेंट की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो क्वेश्चन अगर आ जाए वेदर अ पुलिस रिपोर्ट में बी ट्रीटेड एज कंप्लेंट, तो आपको जवाब देना होगा जनरली, ये आपको एक्सेप्शन देना बताना पड़ेगा कि जनरली तो उसको एक्सेप्शन की कैटेगरी में रखा गया है, बट एक कंडीशन है कि जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट, कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद पुलिस ये पाती है कि ये तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसकी जो रिपोर्ट बना के मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश की जाएगी, वो रिपोर्ट कंप्लेंट की कैटेगरी में आएगी और उसको कंप्लेंट मानते हुए ही ट्रीट किया जाएगा चैप्टर 15 सीआरपीसी के अकॉर्डिंग। तो एक क्वेश्चन ये था। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इज एनी फॉर्मेट ऑफ कंप्लेंट, क्या कंप्लेंट का कोई फॉर्मेट है? तो दोस्तों कंप्लेंट का कोई फॉर्मेट नहीं है। ये बात मोहम्मद यूसुफ वर्सेस अफाक जहान 2006 का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि फॉर्मेट कोई नहीं है, उसमें केवल ये कह देना कि ये इंग्रेडिएंट इसमें आ जाएं और ये कह दिया जाए कि किसी पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया है, सुटेबली आप इसको डील करो। तो वो डॉक्यूमेंट किसी भी फॉर्मेट में एड्रेस किया गया हो मजिस्ट्रेट साहब को, वो कंप्लेंट की कैटेगरी में आ जाएगा, फॉर्मेट कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन ये बनता है, क्या इसके अंदर एविडेंसेस लिखना जरूरी है? नो, कोई जरूरत नहीं है एविडेंस लिखने की। मेयर जो एलिगेशंस हैं, जिनसे ऑफेंस बनता है, उनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपने अगर लिख दिया इस डॉक्यूमेंट में तो सफिशिएंट है कि वो कंप्लेंट कॉन्स्टिट्यूट कर देगा। तो इस तरीके से यहां पे जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने डिस्कस। और एक क्वेश्चन कि क्या कहीं कोई विटनेस, किसी केस का विटनेस कंप्लेंट कर सकता है? तो जवाब होगा यस। 195A सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि एक केस का कोई अगर विटनेस है या कोई और भी पर्सन थ्रेटनिंग के रिगार्डिंग है कि आप फॉल्स एविडेंस दो, धमकाया जा रहा है विटनेस को, वो 195A आईपीसी का ऑफेंस होता है। 195A आईपीसी का ऑफेंस होता है कि जब विटनेस को धमकाया जाता है फॉल्स एविडेंस देने के लिए, तो वो ऑफेंस हो जाता है 195A। तो यहां पे विटनेस कंप्लेंट कर सकता है 195A की, ये सीआरपीसी है कंप्लेंट, ये ऑफेंस है आईपीसी का, सेम सेक्शन है दोनों में। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है केवल वही कंप्लेंट कर सकता है? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, कोई भी कंप्लेंट कर सकता है। तो क्या इसका कोई एक्सेप्शन है? हाँ, इसका एक्सेप्शन है कि कुछ केसेस लिखे हैं 195 सीआरपीसी से लेकर 199 सीआरपीसी तक। उन केसेस को जब इन सेक्शंस के अंदर जाके आईपीसी के सेक्शन लिखे हुए हैं उनको आप पढ़ोगे तो पाओगे कि उन सेक्शंस में केवल और केवल वही पर्सन कंप्लेंट कर सकता है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है। 195 में एक एक्सेप्शन है कि ये पब्लिक सर्वेंट होता है 195 में, जिसके खिलाफ ऑफेंस हुआ होता है, तो ये पब्लिक सर्वेंट खुद या इसका सुपरवाइजरी ऑफिसर कंप्लेंट कर सकता है। 198 वो मैरिज से रिलेटेड ऑफेंसेस को डील करता है,
चैप्टर 20 देखेंगे आप आईपीसी का, उसको डील करता है 198। तो वहां पे मैरिज के केसेस में जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है वो ही कंप्लेंट कर सकता है। 199 सीआरपीसी डील करता है डिफामेशन के केसेस को। 500 सीआरपीसी आप देखेंगे, 499 आईपीसी, 500 आईपीसी वहां आप देखेंगे तो वहां पे भी केवल वही पर्सन कंप्लेंट कर सकता है जिसका डिफामेशन हुआ है। और एक और क्वेश्चन आता है 198A सीआरपीसी। इसमें यह कहा गया है, ये रिलेटेड है दोस्तों 498A आईपीसी से। देखो थोड़े से वर्ड को ध्यान से सुनना। 198A सीआरपीसी है, प्रोसीजर बता रहा है। 498A आईपीसी का ऑफेंस है, इससे रिलेटेड है ये। तो इसमें बताया गया कि अगर ऑफेंस 498A आईपीसी का होता है तो वो फीमेल जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है वो खुद या उसके रिलेटिव कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इतने इंग्रेडिएंट्स को अगर याद रखते हैं तो कंप्लेंट पे अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका जवाब बहुत अच्छे से दे पाएंगे। डिस्क्रिप्टिव आता है तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि कंप्लेंट को मैंने कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया है आपको, और मेरी वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों जरूर आप लाइक करना, अच्छी लगी है तो अपने साथियों के साथ शेयर करना। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल के रेड बटन को दबाओ, नीचे सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑल टच कर लो और कंटिन्यू मेरे चैनल को आप देखते रहो। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।